दोस्तों फाइनली आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑल ऑनर्स पेपर के लिए अवेलेबल है। यानी आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स लिए हैं, केमिस्ट्री लिए हैं, इकोनॉमिक्स लिए, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, मेरे दोस्तों आपके लिए ये पेपर आपका मेजर पेपर, माइनर पेपर और बीएससी पेपर यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए काम आने वाला है। इसलिए दोस्तों ये क्लास को आप लोग कंप्लीटली देखिए। अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ये कंप्लीटली आप लोगों का थ्योरी होगा। थ्योरी के बाद आप लोगों का हो जाएगा टेस्ट। तो मैं देखना चाहता हूं कितने सारे रसगुल्ले होंगे जो टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम और आप जानते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले हमें और आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि सर मौलिक अधिकार है क्या, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों जब हमारे संविधान का गठन हुआ, जब हमारे देश 1947 में जब हमारे देश आजाद हुई और हमारा संविधान का गठन हुआ जब 1950 में, तब हमारे संविधान में एक आर्टिकल में लिखा गया था दोस्तों, क्या हमारा एक भाग नंबर 3 में लिखा गया था कि भारत के नागरिकों को एक मौलिक अधिकार दिया जाए जिसमें उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिले, जहां पे वो स्वतंत्र रूप से भाषण दे सके, स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सके, किसी भी धर्म को त्याग कर सके। तब जाकर दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू किया गया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले कुछ पॉइंट को हम लोग देखने से पहले आप लोग को मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेरे भाई की भाग नंबर 1 में क्या है, तो बोलेंगे सर भाग नंबर 1 में हमारा भारत राज्यों का संघ है। अगर बात करें दोस्तों भाग नंबर 2 की बात करें तो भाग नंबर 2 में मेरे दोस्तों सिटीजनशिप है ना भाई, नागरिकता, क्या बोलेंगे सर हमारा नागरिकता है, सिटीजनशिप। ठीक है, अगर हम लोग भाग नंबर 3 की बात करें तो भाग नंबर 3 में दोस्तों हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या बोलेंगे सर मौलिक अधिकार। याद रखिएगा मौलिक अधिकार। अब इसी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें और आपको पढ़ना है। ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमें और आपको क्लास 12 में ही पता चल गया था दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया भाई। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और इसी टॉपिक के बारे में हमें और आपको आज डिस्कस भी करना है, पूरा विस्तार से बताऊंगा। आप किसी भी ऑनर्स पेपर से रिलेटेड है मेरे दोस्तों, आपको अपने देश में रह के अगर आपको मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, सच कहता हूं दोस्तों आप पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रह जाएंगे। इसलिए आपको जो मौलिक अधिकार दिया गया है, यह मौलिक अधिकार के बारे में आपको संपूर्ण आइडिया होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आप लोग समझिएगा, जब हमारे देश का गठन हुई थी भाई, जब हमारे संविधान में दोस्तों जब मौलिक अधिकार रखा गया था उस समय 7 को मौलिक अधिकार था। अब हमारे कितना है भाई, तो बोलेंगे सर 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया भाई। याद रखिए अधिकार को जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब जब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है तो मेरे दोस्तों इसे कहीं ना कहीं तो रखा गया होगा, बिल्कुल रखा गया है सर। तो कहां रखा गया? तो बोलेंगे सर विधि अधिकार में रखा गया है भाई। क्या बोलेंगे सर? विधि अधिकार में जो है रखा गया है सर। कौन सा आर्टिकल में रखा गया है? तो बोलेंगे सर 300 के कॉम में से बांध के रखा गया है। दूसरी बात आप जानिएगा, जब भी हमारे देश में कोई संशोधन होती है, जैसे नोटबंदी हुआ, जैसे जीएसटी लागू हुई है ना, जीएसटी से पहले एक और था, याद नहीं आ रहा भाई, है ना जीएसटी था शायद, है ना याद नहीं आ रहा एक्चुअली, जीएसटी होगी जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों कोई भी चीज लागू होती है ना तो सबसे पहले संशोधन होता है। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार को जो हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, जो संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 को दोस्तों संशोधन हुई थी और मौलिक अधिकार से हटा करके विधि अधिकार में रखा गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो छोटा छोटा जो मैंने टुकड़ा में बांट के जो मैंने आप लोगों को समझाया बुझाया, आई होप मेरे भाई कि आप सभी को तगड़ा तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें जहां तक लगता है कि कहीं भी आप लोगों का दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुई है, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा हूं? ओवरव्यू दे रहा हूं। आई होप मेरे भाई कि आप लोगों को तगड़ा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा 6 मौलिक अधिकार हमारे पास जो सरकार ने दी है, सरकार ने मतलब हमारे संविधान ने जो दिया है, इसी 6 मौलिक अधिकार के बारे में हमें और आपको मिलकर क्या करना है भाई? पढ़ना है। तो मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले मौलिक अधिकार व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, हमें आपको सबसे पहले डिस्कस करना होगा कि मौलिक अधिकार क्या है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बातें को जान लेते हैं कि आखिर क्या है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग नंबर
3 में क्या गया है। सबसे पहला तो आपको माइंड में यही आना चाहिए कि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है हमारे भारत के संविधान में, वो भाग नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक किया गया है। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ये भाग नंबर 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग नंबर 3 में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की बारी आए, अनुच्छेद की बात पूछे तो 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को मोटा मोटा में भाषा में बताया था कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताएंगे सर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही चीज यहाँ पे आप लोगों से कह रहा था कि कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मतलब ये मौलिक अधिकार क्या है, देखिए दोस्तों, जब तक आप मां के गर्भ में हैं तब तक मेरे दोस्तों आपको मौलिक अधिकार नहीं मिला है। गौर से सुनिएगा, जब तक आप मां के पेट में हैं, 9 महीना का पेट में, जब 9 महीना के बाद आप जब बाहर निकलते, तो जिस दिन आपकी पैदाइश होता है, जिस दिन आप जन्म लेते हैं, उसी दिन से आपके ऊपर भी मौलिक अधिकार लागू हो गया है। याद रखिएगा, तो मौलिक अधिकार आपको जन्म से ही मिला हुआ एक अधिकार है, जिस अधिकार के माध्यम से आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के भाषण दे सकते हैं, आप किसी भी धर्म को छोड़ करके किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के सभा कर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर के शिक्षा हासिल कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार हमें और आपको सिखाता है भाई। ठीक है लाडला, वेरी गुड सर। इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल भाई, अगर हमसे अगर मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो आपको लगता है मेरे भाई कि हम जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा आपको घर के अंदर में ही रहना होगा, आप रह लेंगे घर के अंदर में, बड़का रह लेंगे भाई, नहीं रह पाएंगे आप घर के अंदर में। आप घर के अंदर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे मेरे भाई, है या नहीं? वही कह रहा है मेरे भाई कि इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है। अब भारत के जितने सारे सिटीजनशिप है, भारत के जितने सारे नागरिक हैं, सबको मौलिक अधिकार मिला है, सबको। बस वो मां के पेट से बाहर होना चाहिए। मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। अच्छा, अगर हमें विकास करना है, अगर मनुष्य को विकास करना है, तो मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। क्यों सर? क्योंकि देखिए, मौलिक अधिकार ही हमें यह अधिकार देता है कि आप कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, आप किसी भी जगह को किसी भी जगह पे जाकर के अपने सामान को बेच सकते हैं, किसी भी जगह पे जाकर के सामान को क्रय विक्रय कर सकते हैं। ये अगर अधिकार हमारे पास नहीं होगी, मौलिक अधिकार नहीं होगा, सरकार हम पे रोक लगा देगी, तुम व्यापार नहीं कर सकते हो, तो मेरे दोस्तों आपको लगता है कि मनुष्य विकास कर पाएंगे? बिल्कुल मेरे भाई, मनुष्य विकास नहीं कर पाएंगे। आई होप मेरे भाई कि समझ में आ रहा होगा टुकु टुकु, है ना। आगे देखिए, विकास नहीं हो सकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। अब हमारे देश में सब कुछ बदल सकता है। हमारे देश में हमारे पार्लियामेंट, संशोधन कहां होता है? पार्लियामेंट में। सब कुछ बदलाव जा सकता है, बट हमारा मौलिक अधिकार जो मिला है, इस मौलिक अधिकार में हमारा पार्लियामेंट, हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी हमें जो जन्म से मिला है मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार हमारा देश जब तक जिंदा रहेगी, हमारे देश, तब तक मेरे दोस्तों ये मौलिक अधिकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। और यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है, जो समाज में सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है, और समाज के अंदर में नंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहरा जो भी है, सबको क्या भाई मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं कि बड़ा जो रईस इंसान है उसको मौलिक अधिकार मिला है, जो गरीब है उसको मौलिक अधिकार नहीं मिला है, ऐसा नहीं। हमारे देश में जितने सारे नागरिक हैं, सबको मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार मिला है, सबको मेरे भाई समान समान अधिकार दिया गया है। नंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहरा कोई भी हो दोस्तों, सबको क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये पॉइंट आप लोगों को तगड़ा तरीके से एक एक करके समझ में आ गया होगा। कोई भी व्यक्ति हो, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहरा, गूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, सबको हमारे देश में मौलिक अधिकार इक्वलिटी से प्रोवाइड किया है। समझ गए मेरे भाई? वेरी गुड सर। चलिए अब आते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार हमारा 7 था, अभी मैंने बताया
6 आप कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 1978 के अमेंडमेंट 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और इसे कहां रखा गया भाई? विधि अधिकार में रखा गया। कहां रखा गया भाई? तो बोलेंगे सर विधि अधिकार में इसे रखा गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम और आप समझते हैं कि ये 6 मौलिक अधिकार क्या है और इसी 6 मौलिक अधिकार के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और कल की क्लास में इसका टेस्ट होगा। मैं देखना चाहता हूं, मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा मेरे रसगुल्ला और रसगुल्लियों के लिए। कौन सा ऐसा बंदा होगा जो थ्योरी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हमारे टेस्ट सीरीज को आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। आइए, पहला हमारा आता है दोस्तों कौन? संपत्ति समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है दोस्तों वो आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो दोस्तों 19 से लेकर 22 तक रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से लेकर 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक है। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, ये क्या है भाई? आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं। आपको मन करे लुंगी पहनिए, आपको मन करे नंगा घूमिए, आपका मन करे थोड़ा कपड़ा पहनिए, आपका मन करे बड़ा कपड़ा पहनिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल नंबर हमारा 32 में है। ये दोस्तों हमारा 6 मौलिक अधिकार है। अब इसी 6 मौलिक अधिकार के बारे में सब नागरिक को, भारत में अगर अन्याय हो रही है तो हमें जहां तक लगता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हमें कमी है। जैसे आज कहीं जा रहे बाइक लेके, पुलिस वाला आते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं, जबकि गाड़ी पकड़ना लाजमी है, डिग्गी चेक करना लाजमी, लाइसेंस चेक नहीं कर सकते। वो लाइसेंस चेक करने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस वालों का होता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं मजबूरी में, हम लोग क्या कहते हैं भाई मजबूरी में, कहते हैं लो भाई सर 200 रुपया ले लो, 400 रुपया ले लो, क्योंकि हमें अपना राइट्स नहीं पता है, क्योंकि हमें अपना अधिकार ही नहीं पता है। इसलिए पुलिस वाले हमारी मौज उठाता है भाई, हमारा लाभ उठा करके नोचते जाते हैं हमारे पास। समझ रहे? तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी सोचिए, समझिए, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की प्रयास कीजिए। जैसे दोस्तों सबसे पहले जानिए थोड़ा सा कि भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था, जो बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हमारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधि अधिकार आर्टिकल नंबर 300 के क में रख दिया गया। ठीक, डाउट नहीं। अब देखिए, और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भारत में 6 मौलिक अधिकार है और इसी 6 मौलिक अधिकार के बारे में हमें और आपको मिलकर के एक एक करके डिस्कस करना है। जैसे पहला समानता का अधिकार। सबसे पहले हम और आप समझते हैं मेरे भाई क्या समानता का अधिकार, सुनिएगा। समानता का अधिकार का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। समानता का मतलब क्या? इक्वलिटी मतलब क्या? मैंने अभी आपको कहा लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहरा, काला, गोरा, लंगड़ा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, पुरुष, कोई भी हो, सबको हमारे देश में बराबर बराबर नजर से देखा जाता है। ये अलग बात है, हमारे देश में अभी ऐसा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे सर कि वर्तमान समय में हमारे देश के हालात ऐसे नहीं है। ये अलग बात है कि नेताओं ने हमें और आपको बांट के रखा है। नेताओं ने अपने नेता जो है वो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लंदन भेज रहे और हमारे बच्चे को शिक्षा सरकारी स्कूल के छत्र टपक रहा है। ये अलग बात है। खैर, इस मुद्दे पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, नहीं तो मेरे दोस्तों बहुत बड़ा बात हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। तो हमारे देश में मौलिक अधिकार जो है वो सभी के लिए क्या है? इक्वलिटी है। ठीक है, आगे देखिए। समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं और आप भेदभाव करना शुरू कर देंगे, आपको तुरंत पकड़ के उठा के जेल लेकर चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अभी कह रहा हूं आपसे, मैं फरहाद खातून को कह रहा, फरहाद तुम मुस्लिम हो यार, तुम्हारा धर्म ना बहुत गंदा है यार, तुम्हारा धर्म ना जब खत्म इंसान है। अब फरहाद मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, सर आप मेरे धर्म के ऊपर में ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप फरहाद गया थाना, अब मेरे नाम पे एफआईआर कर दिया, मुझे पुलिस वाले आएंगे पकड़ के लेकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे आर्टिकल नंबर 14 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। समझ रहे चीजों को?
यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं बोलूंगा अरे यार लड़का का जिंदगी एकदम झंड है, माफ कीजिएगा, ठीक है, एकदम लड़की लोग एकदम खत्म है, अगर वो लड़की उठ के अगर थाना में आपके नाम पे एफआईआर करवा दिया, अगर कह दिया कि सर ये लड़का ने मेरे बारे में इस तरह से बातें कर रहा था सर, भद्र बातें कर रहे थे सर, सच कहता हूं मेरे दोस्तों, उसी दिन आपके पास आएंगे, आपको उठा के जेल लेकर चले जाएंगे। ये हमारा संविधान का पावर है मेरे भाई, ये हमारे मौलिक अधिकार का पावर है। समझ रहे हैं चीजों को, समझिए आगे। समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान रूप से अधिकार देना समानता का अधिकार है। सभी को समान अधिकार दो भाई, सबको समान अधिकार दो। ऐसा नहीं लड़का का अलग अधिकार है, लड़कियों का अलग अधिकार है, नंगड़ा का अलग अधिकार है, जो हमारा अच्छा इंसान है उसका अलग अधिकार है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। यह हमारा आर्टिकल नंबर 14 हमें कहता है सब व्यक्ति को इक्वालिटी के नजर से देखना चाहिए। यह आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, नहीं देखते हैं। अभी देखिए ना, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके नाम पे एक औरत है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है वो औरत, जो सो बोल दिए थे। अभी देखिए मेरे भाई, सभी तरफ चारों तरफ से देखिए उनको उठा के सब जगह में उसका नाम पे एफआईआर चल रहा है, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप किसी भी धर्म के बारे में जो सो नहीं बोल सकते। चीजों को समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए मेरे भाई, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है। चलिए सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब एक एक पॉइंट जो हमारा समानता का अधिकार है वो हमें कौन कौन सी समानता दे रही है, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं सर। पहला पॉइंट का अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद नंबर 14 कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को प्रति समान अधिकार कानूनी रूप से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत रईस खानदान है, आप धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी है, आपकी बात सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और मैं गरीब लाचार बेबस, हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। नहीं, कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है, बराबर बराबर है। कानून के नजर में सभी व्यक्ति क्या है भाई, बराबर बराबर है। यहां पे सभी व्यक्ति की बातों को समान रूप से सुना जाता है। यह अलग बात है कि आज हमारा जज भी बिक चुकी है मेरे भाई, पर हमारे संविधान ने कहा है हमें पढ़ना होगा, हमें अपना अधिकार पता होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या कहा गया सुनेगा। आर्टिकल नंबर 15 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, दुनिया में नहीं, भारत में कोई भी व्यक्ति है, भारत में कोई भी व्यक्ति है, वो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, मैं फरहाद को बोलूंगा अरे फरहाद तेरा धर्म ना बहुत गंदा है यार, हट तेरा कोई धर्म है यार, इस तरह से मैं बोल दिया हूं। फरहाद को बुरा लगा, वो मेरे नाम पे अपने नजदीकी थाना प्रभारी को जाकर के एफआईआर कर दिया, सर फलाना व्यक्ति ने मेरे धर्म के खिलाफ इस तरह से बोल रहे थे, मुझे आया पुलिस वाले उठा के लेकर चले गए। ये हमारा संविधान कहता है मेरे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 15, कि आप किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। समझ गए भाई। चलिए सर आगे पॉइंट पे बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में अब कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म का स्थान पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तो मैं यही समझाया था। आर्टिकल नंबर 14 सभी व्यक्ति को कानून की नजर में समान रूप से देखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 जाति, लिंग और जन्म और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ गए भाई। हमें नहीं लगता कि कहीं आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर हमारा 16, अधिकार पता होना बहुत जरूरी है। आर्टिकल नंबर 16 हमारा क्या बताता है भाई, गौर से सुनेंगे। आर्टिकल नंबर हमारा 16 क्या कहता है भाई, सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 16 राज्य में नौकरियों का समान अवसर। ऐसा नहीं ये ब्राह्मण है इनको नौकरी मिलना चाहिए, ये वैश्य है इसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए, ये शाक्य है इसका नौकरी नहीं मिलना चाहिए, ये लड़की है इसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हमारे देश में हमारे संविधान हमें यह अधिकार देता है कि सभी व्यक्ति को
समान रूप से नौकरी दिया जाएगा। खास तौर पर एससी और एसटी के लिए अलग सा प्रावधान किया गया, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग जानिए। एससी एसटी के लिए अलग सा प्रावधान है, समझ रहे चीजों को, पॉइंट को समझिए। तो आर्टिकल नंबर 16 में यह कहा गया है सभी व्यक्तियों को नौकरी समान रूप से मिलना चाहिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के समान अवसर प्राप्त होंगे, परंतु राज्य की पिछड़ी जाति एससी एसटी के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर जाएंगे। जैसे जो एससी एसटी होते हैं उसके लिए विशेष प्रावधान होती है। आखिर क्यों होता है, इसके पीछे में भी कारण है, मैं इसके बारे में भी दोस्तों लास्ट में जिक्र करूंगा, इसके लिए नो टेंशन कि आखिर एससी एसटी के लिए अलग सा सीट क्यों रिजर्व किया जाता है। चर्चा करेंगे, इस बात पे भी आएंगे, इस टॉपिक पे भी चर्चा करने वाले हैं, बट सुनिए पहले। तो 16 में हमें क्या बताया गया दोस्तों, तो हमारे 16 में दोस्तों हमारा बताया गया था हमारा नौकरी के बारे में कि सबको समान नजर से देखा जाएगा, सबको समान रूप से नौकरी दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का निषेध, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे प्यारा सा है, बड़े मजेदार है। छुआछूत, अगर आप लोग ग्रामीण इलाके से होंगे तो आप लोग अक्सर देखते होंगे, खास करके माफ कीजिएगा अगर कोई बंगाली है तो माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं, बट समझाने के लिए मैं टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। बंगाली गांव पे जाएंगे ना तो देखेंगे दोस्तों सड़क पे पानियां बह रही होगी। अगर आप उस सड़क से गुजर रहे हैं और कोई अगर बंगाली आ रहे होंगे, बंगाली में भी बहुत सारे टाइटल होती है, कौन सा टाइटल है पता नहीं, तो जब गुजर जाएंगे तो बोलेंगे दूर हट दूर हट दूर हट, दूरी थक दूरी थक दूरी थक, तू छोटी सी सोरा सोरा सोरा, मतलब वो बोल रहे कि तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे साथ मेरे पास मत आओ, तुम मेरे से दूर रहो, मेरे से पास मत आओ। तो ये जो छुआछूत हो रहा है, हमारे संविधान में हमें ये अधिकार दिया है मेरे लाडला कि अगर कोई व्यक्ति आपसे छुआछूत कर रहा है, आप जाएं अपने नजदीकी थाना प्रभारी को ये संदेश दे, फलना व्यक्ति के घर में फलना व्यक्ति ने सर मेरे लिए छुआछूत के लिए अनटचेबिलिटी का रूल लागू किया है सर, इसे और इसके नाम पे एफआईआर दर्ज किया जाए। कसम से कहता हूं मेरे दोस्तों, पुलिस कुछ भी नहीं सुनेगी, वो उनके घर आएंगे, पूछताछ करेंगे, वो कहेंगे क्या किए थे, आप कहेंगे हाँ, आपको उठा के थाना लेकर चले जाएंगे। ये होते हमारे संविधान का पावर, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत हमारे देश में नहीं कर सकते। सीधा सीधा मतलब है कि हमारे देश में छुआछूत आप नहीं कर सकते। समझ रहे चीजों को, समझिए। आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 के द्वारा छुआछूत को अवैध घोषित किया गया है। छुआछूत आप किसी भी जाति से नहीं कर सकते हैं। इससे कहा गया है कि किसी भी धर्म या जाति के प्रति भेदभाव करने पर उसे दंड दिया जाएगा। आप पुलिस वाले दंड देंगे, इसको कानून सजा देंगे मेरे भाई, इनको क्या देगा भाई, कानून इनको सजा देंगे। समझ रहे चीजों को, चलिए सर। उपाधि, आर्टिकल नंबर 18 उपाधि का अंत, संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 में कहा गया है कि सरकार के अनुमति के बिना विदेशी से उपाधि स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब आप चले गए इंग्लैंड घूमने, कहीं भी किसी कारण से आप इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में आप इतना सुंदर प्रदर्शन किए, किसी भी क्षेत्र में हो, आप कल्चरल के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, सिंगर के क्षेत्र में हो, डांसर के क्षेत्र में हो, नेता के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप गए, आप इतना अच्छा प्रदर्शन किए कि इंग्लैंड वाले कह रहा है कि लो भाई हमारे तरफ से ये उपाधि है आपका। उपाधि का मतलब सरताज, मतलब नहीं, आपको एक पद दिया जाएगा। सबसे पहले गांधी जी का आपको पता है आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम थोड़े ना सरदार वल्लभ भाई पटेल था, वल्लभ भाई पटेल था। सरदार की उपाधि क्यों दिया गया था, क्योंकि उन्होंने दोस्तों महिलाओं को हक दिलाया था। तब वहां की महिलाओं ने बहुत लंबी स्टोरी, इसको बर्बाद मत सोचिए। महात्मा गांधी का नाम थोड़े ना था, गांधी जी नाम था उसका, महात्मा उपाधि दिया गया। तो उपाधि आप किसी भी देश से नहीं ले सकते हैं जब तक हमारे देश का सरकार ये स्वीकार ना करे, हमारे देश का सरकार ना कहे कि आप ले लो, चाहे आप कितने भी अच्छा काम क्यों। कहीं बाढ़ में अगर 1000 व्यक्ति बह रहा था और उस हजारों व्यक्ति को आप बचा लिए और हमारे वहाँ के देश का आपको उपाधि दे रहा है और हमारे देश के लोग, हमारे देश का संविधान कहता है, सॉरी हमारे देश का सरकार कहेगी कि आप नहीं ले सकते हैं, तो आप नहीं ले सकते हैं।
उपाधि मतलब एक तरह का पद बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो संविधान का आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है कि सरकार के अनुमति के बिना विदेशों से भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, केवल राज्य, सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधि को ही प्राप्त ग्रहण किया जा सकता है। बोले कि अगर कोई सेना है, बॉर्डर लाइन में अच्छा काम किए, दुश्मनों को मार गिराया, कोई शिक्षा है, एजुकेशन सेक्टर में है, तो वो आप उपाधि को स्वीकार कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर 18 बताता है दोस्तों। आई होप मेरे भाई कि 14, 15, 16, 17, 18 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा, नो टेंशन इसके लिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। सुनिएगा मेरे भाई, क्या स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या बताता है? बताता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत की जनता को दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय जनता को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता इसलिए दिया गया है ताकि सभी व्यक्ति समाज में विकास कर सके। सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता इसलिए दिया गया है ताकि सभी व्यक्ति विकास कर सके। सभी व्यक्ति क्या कर सके मेरे भाई? बोलेंगे सर क्या? विकास कर सके। क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा तो हमें तो रोक दिया जाएगा सरकार के द्वारा, है ना, तो हम फिर विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 19 के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। अब अनुच्छेद नंबर 19 में दोस्तों हमें और आपको 6 अधिकार देता है। अब ये 6 अधिकार क्या है हमें और आपको पता होना चाहिए। पहला, विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, बस किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचे। आप कहीं भी किसी को भी कुछ बोल सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है आपको। शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार है। अभी देखिए सीजीपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अभी दोस्तों स्वतंत्र रूप से, शांति रूप से प्रोटेस्ट कर रहा है। आप सभा बना सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, किसी से कोई परमिशन नहीं। आप आंदोलन कर सकते हैं, किसी से कोई परमिशन नहीं। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। तीसरा, संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। आप 2 व्यक्ति की संस्था बनाए, 4 व्यक्ति की बनाए, 10 व्यक्ति की बनाए और आपस में बैठ करके कोई संस्था बनाए, कोचिंग सेंटर बनाए, कंप्यूटर सेंटर बनाए, बीएसएनएल सेंटर बनाए, कुछ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है सर। आइए आगे बात करते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, भारत के आप किसी भी राज्य से हैं और किसी भी राज्य में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप झारखंड का है, उत्तर प्रदेश में भी जाकर के घूम सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाकर के जमीन खरीद के वहां पे रह सकते हैं। आप पश्चिम बंगाल का है, आप उड़ीसा में जाकर के जमीन खरीद के वहां रह सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। समझ गए मेरे भाई? आगे देखिए, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अभी मैंने यही पॉइंट समझाया आप लोगों को कि आप झारखंड से हैं, आप चाहते हैं मैं दिल्ली में जमीन खरीद लूं और वहां पे जाके मैं बस जाऊं, बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आगे देखिए, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं। इसीलिए देखिएगा राजस्थान का व्यापारी झारखंड आते हैं बेचने के लिए कंबल उम्बल। देखिएगा पंजाब का व्यक्ति हमारे देश में आते हैं, सॉरी हमारे राज्य में आते हैं। पंजाब के लोग अधिकतर क्या बेचने के लिए आते हैं? बड़ा बड़ा चद्दर बेचने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार है मेरे भाई, ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये 6 स्वतंत्रता का अधिकार आपको पहले से पता होना बहुत जरूरी है। आपको ये 6 स्वतंत्रता का अधिकार पता होना बहुत जरूरी है मेरे लाडला। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मेरे दोस्तों आप पढ़कर भी अनपढ़ रह गए होंगे, है ना। चलिए सर, अब आते दोस्तों अगला पॉइंट पे, आर्टिकल नंबर 20 में आते दोस्तों। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अपराध के दोषी सिद्ध के संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद नंबर 20 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराध तब तक नहीं ठहराया जा सकता है जब तक वह व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन ना करे। अब हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को मुजरिम तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक का पूरा प्रमाण ना मिल जाए।
इसलिए आप लोग देखते होंगे कि गांव देहात में कोई गलत काम करते हैं, कुछ भी हो गया XYZ, उसको उठा के थाना में लेकर जाकर के बैठा देते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसके बाद उसको चालान करते हैं। अगर वो गलती है तो तुरंत चालान कर देते हैं, अगर गलती नहीं है तो दोस्तों पूछताछ करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे थाना के आसपास में अगर किसी का घर है या गांव देहात में किसी को उठा के ले गए, पूछताछ करते हैं। तो वही कह रहा है हमारा आर्टिकल नंबर 20 कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 20 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध तब तक नहीं ठहराया जा सकता है जब तक वह व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, और यही अधिकार, सच कहता हूं मेरे भाई, हमें और आपको पता नहीं है। यही अधिकार है जो हमें और आपको पता नहीं है, और यह अधिकार जिस दिन जान जाओगे ना मेरे भाई, पुलिस वालों से जो तुम डर के भागते हो ना, नजर से नजर मिला के बात करोगे। जान लो अपना अधिकार क्या है। आपका अधिकार मेरे दोस्त, हमारा आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है एक व्यक्ति, एक अपराधी, एक व्यक्ति एक गुनाह का एक ही सजा मिलेगा, डबल डबल सजा नहीं। आपने चोरी किया है, इसका एक सजा मिलेगी, दो सजा नहीं मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूं इस पर गौर करना। सर एक गलती का एक सजा मतलब क्या? अगर आपने एक गलती किया एक ही बार सजा मिलेगी, डबल डबल नहीं। और ये सजा कानून देगी आपको, कोई पुलिस वाला नहीं। आप लोग देखते होंगे गांव देहात में अक्सर इस तरह से झगड़ा होते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, उठा के लेकर चले जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है कि मारपीट करता है पुलिस वाले, है ना भाई, पब्लिक को मारते हैं, थाना के अंदर में घुसा के मारते हैं। ठीक है, तो हमारा कानून का उल्लंघन कर दिया। हमारे कानून का क्या कर दिया मेरे भाई? वो उल्लंघन कर दिया। क्यों क्यों उल्लंघन किया सर? क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है कि एक गलती का एक ही सजा होगी, वह सजा कानून देगी। इसलिए जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं, आप देखेंगे दोस्तों, जब भी उनको थाना बुलाया जाता है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं कहूँगा ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, या मुझे अगर पकड़ के लेकर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे सबसे पहले चार्जशीट दर्ज कीजिए सर कि मुझे फलना का बेटा हूँ, फलना घर से मुझे इस कारण से उठा करके आपने लाया है, एक चार्जशीट दर्ज कीजिए, एक आपने पास रखिए, एक मुझे दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। ये होता है एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान। नहीं तो वही होगा, आपको थाना लेकर जाएंगे, मारपीट करेंगे, पसली हड्डियां तोड़ देंगे, उसके बाद फिर तो आपको कानून सजा देगी ही देगी। तो हमारे देश में आर्टिकल नंबर 22 में कहा गया कि एक गलती का एक ही सजा होगी, दो सजा नहीं मिलेगा। समझ रहे चीजों को? समझिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, चीजों को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो पुलिस वाले आपको उठा के लेकर चले गए, वो आपको मारपीट नहीं कर सकता है। उसका काम है अपराधी को पकड़ना, ना कि अपराधी को मारना। उसका काम है कि कोई व्यक्ति गलती किया उसको उठा के लाए, कानून सजा देगी। अब हमारे थाना वाले अपने आप को बोसगिरी दिखाते, हमारे थाने वाले अपने अपने को दारोगा समझते हैं, अपने आप को दबंग समझते हैं, वो पब्लिक को मारना शुरू कर देते हैं। और पब्लिक भी वैसा ही भैंस बकरी जैसा अनपढ़, मारेगा नहीं। कसम से कहता, मेरा एक फ्रेंड है, उसको उठा के लेकर चला गया था, मारपीट किया था जज के सामने, पीठ पूरा खोल, किस तरह से ना, पूरा पीठ खोल के दिखा दिया था सर कि सर मारा है मुझे। आपको यकीन नहीं होगा, उस पुलिस वालों को 6 महीना के लिए सस्पेंड कर दिया था, 6 महीना के लिए। पता है नहीं मार सकता है, कहा आपको पुलिस वाले कभी नहीं मार सकता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है एक गलती का एक सजा देगी, वो भी कानून। समझ गए 20? अब आते दोस्तों हमारा 20, जो व्यक्ति अपराध करता है वह स्वयं गवाह नहीं दे सकता है। अगर आपने गलती किया है तो आप खुद नहीं बोल सकते हैं सर माँ कसम बोल रहा हूं सर, सर बहन कसम बोल रहा हूं सर, हम गलती नहीं किए हैं सर, आप नहीं बोल सकते हैं। आपका कोई ना कोई गवाह होना चाहिए, आप खुद से गवाह नहीं दे सकते। आर्टिकल नंबर 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप लोगों ने एक कहानियां सुनी होगी, नहीं सुने तो मैं आपको सुनाता हूं कि अभी भी सलमान खान जो है सुपरस्टार सलमान खान, उनके नाम पे अभी भी केस चलता है। किस चीज को लेकर पता है? उन्होंने राजस्थान में एक काला हिरण को मार डाला था। क्या था भाई? उन्होंने राजस्थान में बहुत सारे काला हिरण होते हैं, है ना, हम लोग तो चितकावरा देखते हैं, वहां पे काला हिरण होते हैं, तो काला हिरण को राजस्थान में वो मार डाले। कैसे मारा था उसका स्टोरी पता नहीं। तो उसी के कारण वहां के
जो एक जनजाति था, वो जनजाति का नाम भी याद नहीं आ रहा, वो जनजाति ने सलमान खान के नाम पे केस कर दिया और आज भी केस चल ही रहा है। क्यों पता है? क्योंकि सलमान खान उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। सही कह रहा हूं भाई, सलमान खान उस समय पढ़े लिखे नहीं थे। समझ रहे? चीजों को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बोले सर ऐसा कैसे बोल सकते, इतना बड़ा सुपरस्टार से पढ़ने लिखने जाएंगे? अरे भाई सुनो, हमारे देश के संविधान का आर्टिकल में 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर मैं मारूंगा, मान के चलिए दोस्तों, एकदम फरहाद खातून को मार दो फाइट, फरहाद खातून अपने जान, उनको पता है फरहाद खातून को कि जैसे ही सर मुझे मुक्का मारेगा मैं मर जाऊंगी। वो क्या करते, पहले से तलवार लाते हैं और जैसे मैं मुक्का मारने जाता हूं ना, वो तलवार को मेरे गर्दन पे चला देते हैं, मेरा सर को तन से जुदा कर देते हैं। अब फरहाद खातून थाने में जाकर कहेंगे सर हमारे देश के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अगर आप पर कोई हमला करे और आपको लगे कि हमारा जान का खतरा है तो आप अपने जान की रक्षा कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया। काफी खूबसूरत लाइन है सर, काफी खूबसूरत सेंटेंस है मेरे भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अपने जान को बचाने के चक्कर में आप किसी की जान को अगर गवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे दोस्तों एक बाघ को मार दीजिए तो, एक बाघ को मार दीजिए तो केस हो जाएगा आपके नाम पे। लेकिन अगर आप थाना में जाकर कहेंगे सर बताए सर वो बाघ मेरे ऊपर हमला कर रहा था सर, इस कारण से मेरे हाथों में एक चाकू था सर, मैंने भोंक दिया तो वो मर गया, अब बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप अपने जीवन की रक्षा आप खुद कर सकते हैं, कोई और करने वाला नहीं है। समझ गए सर? आइए सर अब पॉइंट पे बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। मतलब ये जो अधिकार है दोस्तों, ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए प्रावधान है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो गैर नागरिक है। गैर नागरिक मतलब क्या सर? गैर नागरिक का मतलब जो संविधान का उल्लंघन करता है, उसे हम और आप गैर नागरिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? उसे हम आप गैर नागरिक बोलेंगे। समझ रहे भाई? चीजों को समझिए। आगे देखिए, अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद नंबर 22 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी के समय उनका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आप देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या ही बोलूंगा मेरे भाई, हम लोग अनपढ़ है, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। मैं अनपढ़ हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरे जैसा अनपढ़ रहें। आप लोग देखते होंगे गांव देहात में अचानक पुलिस वाला आते हैं, उसको उठा करके लेकर चले जाते हैं जेल। तो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 22 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आप अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं जब तक उनको उसके अपराध के बारे में पता ना चले। आपने चोरी ही नहीं किया है, आपको उठा के लेकर चले गए, ये कानून के खिलाफ है। आपने चोरी किया है, आपको जैसे मुझे पकड़ के लेकर जाएगा कि चलो प्रिंस सर को पकड़ के लेकर जाए, मुझे लेकर जाए, मैं पूछूंगा सर मुझे किस लिए लेकर जा रहे हैं, वो कहेंगे आपने किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया, किसी के साथ कुछ भी बदसलूकी किया होंगे, है ना? तो मुझे बताना होगा मैं क्या हूं या नहीं क्या हूं, ये अलग बात है। ये तो मैं आंसर थाना में जाके दूंगा, बट आपको पहले बताना होगा कि आप किस कारण से मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। यही हमारा 22 आर्टिकल नंबर कहता है। ठीक है, यदि बिना अपराध बताएं गिरफ्तार करता है तो उसे अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है। अगर आपको बिना बताएं, जैसे ना पहले थाना वाला बुलाकर लेकर चले जाते, थाना वाला बुलाकर लेकर चले जाते, तो आपको 1 से 2 घंटा तक रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। अगर रख रहा है तो मेरे दोस्तों आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं। तो ये आपको अधिकार पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आई होप मेरे दोस्तों कि आप लोगों को तगड़ा तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमें नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति से बंधुत्व मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 23 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी जमदूरी लिख दिया है, मजदूरी को जमदूरी लिख दिया है, मजदूरी नहीं करवा सकते। इसी अनुच्छेद द्वारा मनुष्य का क्रय विक्रय, स्त्रियों का दुराचार आदि भी दंड है। मतलब स्त्री का क्रय विक्रय होती है ना, आप लोग पता होगा, माफ कीजिएगा बुरा लग रहा होगा तो, स्त्री का क्रय विक्रय होती है तो स्त्री का क्रय विक्रय आप नहीं कर सकते।
आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति को मजदूरी पे नहीं रख सकते। अगर मेरा इच्छा है मैं काम करूंगा, मुझे इच्छा है नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता, आप जबरदस्ती मुझे नहीं रख सकते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखाने में काम नहीं करवा सकते। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा दो बात आ जाती है। एक गरीबी की बात करें, जो बेचारा बाप नहीं है तो वो क्या करेंगे बेचारा, काम तो करेंगे। मैं कितने सारे ऐसे दुकान पे जाता हूँ, वहां पे मैं खुद देखता हूँ दोस्तों कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, 12-13 साल का बच्चा काम कर रहे हैं। क्यों? अपने परिवार को चलाने के लिए। बट हमारे संविधान में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, किसी भी दुकान पे काम नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो यह अपराध है, दुकानदार के नाम पे केस होगा। समझ रहे हैं? इसलिए आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी दुकान में देखेंगे 12-13 साल का बच्चा है, उस दुकानदार को खाली बोल देंगे, सर आप इतना छोटे बच्चों को दुकान पे रखे, मैं जा रहा हूँ थाना भी बोल दूंगा, वो डर जाएगा। वो मैं कितना बार किया हूँ, वो डर जाते हैं। अरे नहीं बाबू मत बोलो, मत बोलो भाई, मत बोलो। इस तरह से होता है भाई। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल नंबर 24 बताता है मेरे भाई क्या, कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चा को 14 वर्ष से जिसका उम्र कम हो, उसे कारखाने में मजदूरी नहीं करवा सकते, दुकान में काम नहीं करवा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है सर? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है, आप सभी को पता है, क्लास 12 में पढ़ा चुका हूं। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आप किसी भी धर्म से रिलेटेड है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को त्याग कर सकते हैं। इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूं, सरकार उससे मुझे परमिशन लेना होगा, नहीं। आप किसी भी धर्म से हैं, स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और अपने धर्म को त्याग कर सकते हैं, यही कहा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने अनुसार धर्म अपनाने या मानने की आज़ादी दी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 25 में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप जैसे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया हूं, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के बाद मेरे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं भाई, सुनिएगा, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मुस्लिम धर्म को मैंने स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद मेरे दोस्तों मैं मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया। मैं पहले हिंदू था, मैं पहले हिंदू था, मैंने सिख धर्म को ग्रहण किया, मैं सिख धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता हूँ। इसमें सरकार मुझ पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता है। समझ रहे हो चीजों को? हाँ सर, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए सर, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार क्या है सर? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, इसे भी हम लोग जानते हैं सर। आइए बात करते हैं सर। क्या था दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। जैसे मान के चलिए झारखंड का खोटा भाषा है, बिहार का बिहारी भाषा है ना भाई। आप चले जाएंगे केरल का मलयालम भाषा है, तमिलनाडु का तमिल भाषा है, सबका अपना, कर्नाटक का कन्नड़ भाषा है। तो सभी को अपने अपने इलाके में अपने अपने भाषा को बनाए रखने का अधिकार है, अपने अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक का केवल धर्म, मूल्यवान, जाति आदि या इनमें से किसी के आधार पर वांछित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को SC ST को मिला, OBC को नहीं मिलेगा, जनरल को मिला, OBC को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, हमारा आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को, अगर कोई भी दोस्तों साधन दिया जा रहा है तो सबको साधन दिया जाएगा। जैसे स्कूल एक संस्था है सर, स्कूल हमारा क्या है? एक संस्था है। स्कूल हमारा क्या है सर? एक संस्था है। अब उस स्कूल में मेरे दोस्तों नहीं देखा जाएगा कौन हिंदू है, कौन, अगर बैग का वितरण हो रहा है या चावल का वितरण हो रही है उस स्कूल में, या भोजन का वितरण हो रहा है, तो नहीं देखा जाएगा कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन चमार, इससे नहीं देखा जाएगा। सभी को मेरे दोस्तों समान नजर से क्या देखा जाएगा, उनको भोजन हो, वस्त्र हो, कपड़ा हो दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, यही कहता है दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 के तहत यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का यह अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन करता है तो भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय लेख निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। अब थोड़ा सा इसे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है भाई, इसे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी। क्या समझना है सर हमें और आपको? सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमारे संविधान में हमें और आपको 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। हमने 1 से लेकर 5 तक मौलिक अधिकार पढ़ा।
अब ये जो 6 मौलिक अधिकार है, छठा नंबर जो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो हमारा संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में ये बताता है कि वो व्यक्ति अपना संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, आर्टिकल नंबर 32 के तहत, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा करके उस व्यक्ति के नाम पे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ये था हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुनिए एक बार फिर से, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन करता है तो भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लेख, निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है। समझ गए भाई? मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताया हूँ, ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगी दोस्तों, वो पूरा का पूरा आपका क्या होगा भाई? तो बताएंगे सर पूरा का पूरा आपका पॉलिटिकल साइंस जो अभी मैं आपको बताया हूँ, इसका पूरा का पूरा आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर कि आप लोगों को मैं यहाँ तक जो बताया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है, बताइए।